हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस के सेकंड पार्ट का वीडियो शूट कर रहे हैं। कल जो हमने फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया था उसमें हमने इनका बिजनेस मॉडल और इनका जो क्वार्टर वन का भी रिजल्ट आया था उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को इनका बिजनेस मॉडल और रिजल्ट के बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल अभी रिसेंटली हुआ था उसके बारे में, प्लस इनका वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ये लोग करते क्या हैं, इनका रेवेन्यू कैसे आता है। एक्चुअली ये लोग पीबी के सेगमेंट में, पीबी मींस क्या होता है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। मतलब क्या होता है कि एक बिल्डिंग के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो बीम्स हो, कॉलम्स हो, रैफ्टर्स हो, ये सारे पार्ट्स ये लोग एक फैक्ट्री के अंदर हाई स्ट्रेंथ स्टील से मैन्युफैक्चर करते हैं और इसके बाद इन सारे पार्ट्स को जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पर ले जाकर सीधा असेंबल कर देते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। इसको प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स कहते हैं। तो ये इसको असेंबल कर देते हैं और इसका ये लोग जैसे इनके पास इनका सिर्फ पीवी की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करते, बल्कि इसके अलावा ये लोग इनका डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड जो ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो भी करते हैं। इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग का भी काम ये लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बताया। सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क में इनके मैनेजमेंट ने बताया कि एज ए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनी ये लोग कोई भी काम या ऐसा ये लोग इनका जो काम है पूरी तरीके से कस्टमाइज्ड है। ये लोग कोई भी रेडीमेड वर्क नहीं करते, कोई भी रेडीमेड मटेरियल यूज नहीं करते। ये सबसे पहले क्या करते हैं, कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट ये लोग उसके हिसाब से फिर उसको डिजाइन करते हैं, उसकी इंजीनियरिंग करते हैं और बिल्डिंग की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग करने के बाद ये लोग उसमें कितना मटेरियल यूज होगा उसका कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद उसको लास्ट में पूरी बिल्डिंग की एक कॉस्ट बना के ये लोग कस्टमर्स को ऑफर करते हैं और अगर कस्टमर्स इनका ऑफर एक्सेप्ट करता है देन फिर उस पर ये लोग काम शुरू करते हैं। तो ये लोग, इनकी जो टीम है वो हर चीज़ का कैलकुलेशन करती है, जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया एंड जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है एंड जो ट्रांसपोर्टेशन टू साइट का कॉस्ट है वो, और इसके अलावा जो बिल्डिंग इरेक्शन, बिल्डिंग को खड़े करने में जो कॉस्ट लगेगा वो, मैन पावर का जितना कॉस्ट खर्च होगा वो, ये सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद कस्टमर को लमसम प्राइस का कोटेशन दे देते हैं। इनके मैनेजमेंट ने आगे बताया कि आज के समय में जो बिल्डिंग्स है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उनको बनाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उनको बनाने में बहुत सारी मशीन्स यूज की जाती हैं, जैसे कि कन्वेयर है एंड जो प्रोसेस प्लांट लगता है मेजनाइन फ्लोर्स पर वो है। इसके अलावा क्रेन्स यूज की जाती हैं और जो कस्टमर्स है वो भी अपना वेंडर काफ़ी चूज करता है, काफ़ी जो है कि होशियारी से केयरफुली सेलेक्ट करता है एंड वो ऐसा वेंडर ढूंढता है जो बिल्डिंग को, जो उनके बिल्डिंग की डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड उनका पूरा जो बिल्डिंग इरेक्शन है ये सारा कुछ समय पर कंप्लीट करके दे। एंड इनके पास कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो इनके साथ पिछले 40 सालों से ज़्यादा समय से इनके साथ काम कर रहे हैं, जब से सिंस इनके इंसेप्शन से। एंड वो कस्टमर्स इनके काम से हमेशा खुश रहते हैं और क्योंकि ये जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा उनको डिलीवर करते हैं। एंड ये जैसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे इनके जो प्राइम कस्टमर्स हैं उनमें रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप्स है एंड बहुत सारी ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं जो इनके साथ कई डिकेड से, कई दशक से काम कर रही हैं। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इस सेगमेंट में ग्रोथ का काफ़ी स्कोप है क्योंकि इनके पास काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं, काफ़ी इंक्वायरी इनके पास आती है और ये लोग अपना हर किसी के साथ काम नहीं करते। ये लोग अपना क्लाइंट्स वाइजली चूज करते हैं एंड उसके बाद ये लोग केवल उन लोगों के साथ काम करना प्रेफर करते हैं जो इनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, जो केवल लो प्राइसिंग नहीं देखते हैं, बल्कि ये लोग जो उनके प्रोजेक्ट में जो ये लोग वैल्यू एडिशन करते हैं उसको समझते हैं। ऐसे कस्टमर्स के साथ ये लोग काम करते हैं और पहले इंडिया में ऑटोमोबाइल कंपनीज ही लगभग सबसे बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी और ये लोग पहले के समय में लगभग सारी की सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं एंड पेंट सेक्टर में भी ये लोग, जैसे जो भी जितने बड़े पेंट कंपनीज हैं उनके साथ काम कर चुके हैं, जैसे ग्रेसिम है, एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है। एंड एफएमसीजी सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो इन सब के साथ ये लोग काम कर चुके हैं। इसके अलावा अगर वेयर हाउसिंग सेगमेंट में देखें तो वेयर हाउसिंग सेगमेंट में ये लोग वेलस्पन के साथ, अमेजन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ भी ये लोग काम कर चुके हैं और करंट में काम कर भी रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पर उनके। इसके अलावा और भी बहुत सारी न्यू एज इंडस्ट्रीज है जिनके साथ ये लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, जैसे कि डाटा सेंटर सेगमेंट है, जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है एंड लिथियम आयन बैटरीज के प्लांट्स हैं एंड जो रिन्यूएबल एनर्जीज के प्लांट हैं उन कंपनियों के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। एंड
आगे इन्होंने बताया कि इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, स्पेशली यूएस एंड कनाडा में। और यूएस में पीवी का जो सप्लायर की शॉर्टेज है, यूएस में पीवी के सप्लायर की शॉर्टेज होने से वहाँ के लोगों को यूएस के जो मार्केट है उसको ये एक अच्छे सप्लायर के रूप में, इंडिया से एक अच्छे सप्लायर के रूप में इनको महसूस, वो लोग ऐसा फील करते हैं। तो और उनको लगता है यूएस को कि इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस एक अच्छा सप्लायर बन सकता है पीवी के सेगमेंट का। एंड आगे इन्होंने अपने फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि इनका जो अभी Q1 का रिजल्ट आया है वो इनका स्ट्रांग क्वार्टर रहा है एंड हेल्दी ग्रोथ रहा है रेवेन्यू में एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। इनफैक्ट इनका जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर होता है वो कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर के कंपैरिजन में वीक क्वार्टर होता है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में वीक होने के बाद भी इनका 26% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, जो कि इनके बिजनेस के लिए, जो इनके बिजनेस के काफ़ी अच्छा आपको ओवरव्यू देता है। इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ था 26% से ईयर ऑन ईयर, एंड जो इनका पैड ग्रो हुआ है, पैड ग्रोथ हुआ है 40% से ईयर ऑन ईयर, मीन्स इनको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिल रहा है। इसके अलावा इनको इबिट्टा में 17% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर, और जो इनका इबिट्टा मार्जिन है वो 8.3% है, और अगर इनका पैट मार्जिन देखें तो वो भी 7.5% का है। इनके पास करेंटली 1700 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, एंड इनका जो ऑर्डर इनफ्लो है अभी वो भी क्यूएन में वो भी 710 करोड़ का है ऑलमोस्ट। एंड इन्होंने अपना रेवेन्यू का बाइफरकेशन दिया था कि इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेगमेंट है उससे 28% का इनको रेवेन्यू आया है, प्लस इनको जो एफएमसीजी सेगमेंट से 24% का रेवेन्यू आया है, वेयर हाउसिंग वाले सेगमेंट से 22% का रेवेन्यू आया है, एंड जो इनके डाटा सेंटर वाला सेगमेंट है उनसे इनको लगभग 10% का रेवेन्यू आया है। तो आइए अब हम इनके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे चलते हैं। तो इनसे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि जो डाटा सेंटर में अपॉर्चुनिटीज है, प्लस डाटा सेंटर में जो कंपटीशन है, कुछ नए ईपीसी प्लेयर्स भी डाटा सेंटर के सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, तो उसके बारे में इनसे पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि इनको काफ़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी डाटा सेंटर के फील्ड में दिखाई देती है, एंड जैसे डाटा सेंटर में अगले 5 से 7 सालों में जो क्लाउड एडॉप्शन है, 5G का रोल आउट है, एंड जो एआई से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी सारा हो रहा है, जिसकी वजह से इनको अगले 5 से 7 सालों तक कंटिन्यूसली ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। एंड इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन कुछ लार्ज ईपीसी प्लेयर्स हैं जो इसमें एंटर कर रहे हैं, इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, और लेकिन जो स्ट्रक्चरल स्टील एंड प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वाला जो सेगमेंट है उसमें वो सेगमेंट काफ़ी हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, एंड इसमें इंटर आर्क को कई डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। तो इसको इस फील्ड में इनको अपने इतने कंपटीशन इनको नजर नहीं आता, और इनका ये कहना भी कि जो लार्ज ईपीसी प्लेयर्स आ रहे हैं इस फील्ड में उनके साथ ये लोग कोलाबोरेटिवली काम करेंगे। जो लार्ज ईपीसी प्लेयर्स हैं वो लोग सिविल एंड एमईपी का हैंडल करेंगे, और ये लोग जो इंटर आर्क है ये लोग स्टील स्ट्रक्चर्स एंड एग्जीक्यूशन की स्पीड पर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन इनसे इनके कैपेक्स जो कैपेसिटी एक्सपेंडिचर है, अपना कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में बात की गई, पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारी जो करंट कैपेसिटी, हमारे पास जो करंट कैपेसिटी 1,61,000 टन्स का है, पर एनम टन्स का है। तो ये जो अभी इनके पास जितना करंट ऑर्डर बुक है, जैसे 1700 करोड़ का इनके पास करंटली ऑर्डर बुक है, तो 1700 करोड़ के ऑर्डर बुक के लिए इनके पास सफिशिएंट कैपेसिटी है, लेकिन आने वाले समय में डाटा सेंटर और रिन्यूएबल एनर्जी एंड जो और भी बहुत सारी नई नई न्यू एज इंडस्ट्रीज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा, उससे इनको काफ़ी ज़्यादा डिमांड दिखाई देती है। तो उसको कैटर करने के लिए ये लोग उत्तराखंड में एक नया प्लांट, प्लस ये लोग आंध्र प्रदेश में एक नया प्लांट लगा रहे हैं। उसका प्लांट ऑलमोस्ट लग गया है, उसका कमर्शियलाइजेशन शुरू हो जाएगा इस ईयर के बाय द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर। एंड वहाँ पर ये लोग मेनली 150 से 200 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, जो अगले 2 सालों में फेज वाइज किया जाएगा। एंड ये सारा का सारा पैसा जो 150 से 200 करोड़ का ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं, ये मेनली इंटरनल एक्चुअल से किया जाएगा। इसके लिए कोई डेट ये लोग या बैंक से कोई लोन नहीं लेंगे। अभी इनकी बैलेंस शीट में इनका रिसीवेबल कुछ बढ़ गया है, तो उसके बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनका वर्किंग कैपिटल डेज एंड रिसीवेबल्स का आगे क्या पोजीशन रहेगा। तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में बताया कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो इम्प्रूव हो रहा है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। पहले हमारा वर्किंग कैपिटल डेज 92 डेज का हुआ करता था, जो भी घट के 84 डेज हो गया है, और जो हमारे रिसीवेबल्स हैं वो भी हमारे कंट्रोल में है। हमारे ज़्यादातर जो लार्ज क्लाइंट्स हैं उनसे हमको टाइमली पेमेंट मिल जा रही है, जैसे कि अमेजन से, रिलायंस से, एंड कुछ मेन एफएमसीजी के जो प्लेयर्स हैं उनसे ये लोग इनको टाइमली पेमेंट रिसीव हो रही है। इनसे इनके एक्सपोर्ट वाले बिजनेस के बारे में पूछा गया कि उसको ये लोग कैसे आगे एक्सपेंड करेंगे। तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये लोग एक्सपोर्ट के, अब जो इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसको केयरफुली इवैल्यूएशन कर रहे हैं, एंड इन्होंने अपनी करेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी किए हैं जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं, प्लस जो अफ्रीका है। तो इन्होंने वहाँ पर अपने कुछ 10-15 प्रोजेक्ट्स अभी करेंटली कंप्लीट भी किए हैं लास्ट ईयर में।
एंड ये लोग करेंटली उन जगहों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ पर इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे कि ईवी सेक्टर है एंड जो बैटरी प्लांट्स है एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट है वहाँ पर ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट को ये लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहते, ये अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहते, सो मेनली इनका फोकस इंडिया पर रहेगा। एंड मिड टर्म में इन्होंने बोला है कि इनका जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो 8 से 10% रहेगा। और आगे इन्होंने बताया कि जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ है करंट ईयर में वो भी लगभग 29% का वॉल्यूम ग्रोथ आया इनको। एंड अभी फिर आगे इनके ऑर्डर बुक के बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इन्होंने बताया कि करंटली इनके पास 1695 करोड़ का कंफर्म्ड ऑर्डर है, मींस ये ऑर्डर का इनको रिसीव कंफर्म्ड है, इनको करना ही करना डिलीवर। और इसके अलावा 2500 करोड़ का ऑर्डर पाइपलाइन 1 में पड़ा हुआ है। पाइपलाइन 1 क्या होता है कि एज पर कस्टमर नीड, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के बता देता है, प्लस अपने जो अपनी सारी जो यूज है उसको एंड यूज है वो बता देता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये लोग उसको डिजाइन करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं और काम पूरा करने का एक कोटेशन बना के ये लोग उसको कस्टमर्स को ऑफर कर देते हैं। एंड फिर उसको ये लोग 6 से 8 मंथ में ये लोग उसको कंप्लीट भी कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लोग इनका 2500 करोड़ का जो पाइपलाइन 1 में ऑर्डर पड़ा हुआ है एंड 4000 करोड़ का ऑर्डर इनके पास पाइपलाइन 2 में पड़ा हुआ है। पाइपलाइन 2 में क्या होता है, कस्टमर से ये कस्टमर इनको एस्टिमेट दे देता है एंड ये लोग डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग क्या करते हैं जो अपने पीवी प्रोडक्ट्स हैं वो उनको ऑफर करते हैं और उसको सिर्फ उनके असेंबली में उनको हेल्प करते हैं। तो इसके लिए काफ़ी डिस्कशंस एंड मीटिंग्स कस्टमर के साथ चल रही हैं और ये लोग और ये जो है ये डील अगले 18 मंथ में लगभग फाइनलाइज हो जाएगी। तो जो इनका पाइपलाइन 1 है 2500 करोड़ का ऑर्डर वो अगले 6 से 8 मंथ में फाइनलाइज हो जाएगा। एंड जो इनका पाइपलाइन 2 में 4000 करोड़ का ऑर्डर है वो अगले 18 मंथ में लगभग 1.5 सालों में वो भी फाइनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनसे इनके फ्रेट कास्ट को लेकर पूछा गया। एक्चुअली इनके कुछ प्लांट्स हैं, जैसे इनके 2 प्लांट उत्तराखंड में हैं, 2 प्लस आंध्रा में, 2 प्लांट इनके आंध्र प्रदेश में और 1 तमिलनाडु में है। तो इनसे पूछा गया कि इनके प्लांट्स जो इन 3 रीजन्स में हैं तो इनको, लेकिन इनको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो पूरा इंडिया वाइज पूरा अक्रॉस द इंडिया मिल रहे हैं, तो इनका जो फ्रेट कॉस्ट है एक जगह से दूसरी जगह की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट ने बताया कि जितना भी फ्रेट कॉस्ट आता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का जो कॉस्टिंग है वो आता है, वो ये लोग सीधा कस्टमर से ये लोग उसको लेते हैं, इनके बैलेंस शीट के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रेट कॉस्ट पूरा कस्टमर बियर करता है। एंड इनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ये एक बिल्डिंग को बनाने में फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू इरेक्शन पूरा कितना समय लगता है और ये लोग उसको किस तरीके से सेगमेंट वाइज डिसाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट ने बताया कि 3 टाइप्स के ऑर्डर्स इनके पास आते हैं। फर्स्ट जो ऑर्डर्स हैं वो स्मॉल ऑर्डर्स होते हैं, छोटे ऑर्डर्स होते हैं, जो कि जनरली 12-13 करोड़ तक के ऑर्डर होते हैं। तो 12-13 करोड़ तक के जो ऑर्डर होते हैं वो ये लोग 3 से 4 मंथ में उनको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये लोग क्या करते हैं, उनकी जो डिजाइनिंग है, उनका जो इंजीनियरिंग है और जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे मैनेज करना है, इनको कहाँ से लेना है। तो ये 3 से 4 महीने में सारा एक प्रोजेक्ट का एक पूरा डाटा बना लेते हैं, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी का पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद ये सब काम करने में इनको 3-4 मंथ लगते हैं। फिर ये कंप्लीट करने के बाद 3 से 4 मंथ के बाद ये लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड ये लोग जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसको फिर 5 से 6 मंथ में, अगले 5 से 6 मंथ में, 5 से 6 महीने में उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो स्मॉल साइज की जो 12-13 करोड़ के ऑर्डर्स होते हैं ये लोग 5 से 6 महीने में कंप्लीट कर देते हैं। एंड जो मीडियम साइज के ऑर्डर होते हैं, जो 13 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक के ऑर्डर होते हैं, उनको ये लोग मीडियम साइज ऑर्डर कहते हैं। और ये इसको 3 से 4 मंथ में इसको भी स्टार्ट करते हैं और 7-8 मंथ में फाइनली इसको कंप्लीट कर देते हैं। एंड जो लार्ज साइज के ऑर्डर्स होते हैं, जो मोर देन 30 करोड़ के ऑर्डर्स होते हैं, उसको ये लोग लार्ज साइज के ऑर्डर काउंट करते हैं। और उसको, इनका कहना है कि ये लोग उसको विद इन 1 ईयर उसको फाइनलाइज कर देते हैं, उसको कंप्लीट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन मैनेजमेंट से इनके ग्रोथ गाइडेंस को लेकर किया गया। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि क्वार्टर फर्स्ट में अभी हमारा 26% का ग्रोथ आया है, लेकिन हमारा जो ओवरऑल पूरे ईयर का जो गाइडेंस है वो 17 से 18% का हमारा गाइडेंस है, ग्रोथ गाइडेंस है। एंड लेकिन हम लोग इजीली इसको सरपास कर लेंगे, मतलब बोल भी रहे हैं कि 17 से 18% ये लोग ग्रो करेंगे, लेकिन ये लोग इजीली उसको पास भी कर लेंगे। और करंट जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें देखें तो 26% का इन्होंने ग्रोथ किया भी है। तो ज़्यादा संभावना है कि ये लोग और अगर आप देखें कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर इनके बिजनेस का वीकर क्वार्टर होता है, तो वीकर क्वार्टर में 26% का इन्होंने ग्रोथ किया है, तो संभावना है, ज़्यादा चांसेज है कि ये लोग 26% से ज़्यादा ही थ्रू आउट द ईयर ग्रोथ ये लोग अचीव करेंगे। एंड इन्होंने अपने मार्जिन को लेकर बोला कि हमारा मार्जिन 10% के आसपास रहेगा और ग्रेजुअली ईयर बाई ईयर बढ़ता भी रहेगा।
एंड अगला क्वेश्चन इनसे इनके जो अदर एक्सपेंसेज है उसके बारे में पूछा गया, जिसमें कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल वो 50% से उसमें ग्रोथ हो गया, मतलब वो 50% अदर एक्सपेंसेज इनका खर्च बढ़ गया है। तो उसके बारे में मैनेजमेंट ने बोला कि इन्होंने इस साल बहुत सारा काम जॉब वर्क के जरिए किया है, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ इन्होंने जॉब वर्क किया है, और जॉब वर्क का जो खर्च है एक्चुअली वो सारा का सारा जो अपना कॉस्टिंग में ऐड होना चाहिए, जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें ऐड होना चाहिए, लेकिन ये सारा का सारा फाइनेंशियल टर्म में इनका जो अदर एक्सपेंसेज उसमें ऐड हो गया है। इसके अलावा जो फ्रेट कॉस्ट है, जो कि इनको अपने कस्टमर से वापस मिल जाता है, वो फ्रेट कॉस्ट भी फाइनेंशियल टर्म में अदर एक्सपेंसेज में ऐड हो गया, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनका अदर एक्सपेंसेज 50% से बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअली वो 50% नहीं है, वो सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में बढ़ गया है, और इससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके बिजनेस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मैनेजमेंट से कंपटीशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि कंपटीशन के बारे में, जैसे इस फील्ड में क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो ये कंपटीशन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे देखते हैं। तो मैनेजमेंट ने बताया कि इस फील्ड में बेसिकली अगर देखेंगे तो दो ही मेन प्लेयर्स हैं। एक है किर्बी, जो कि कुवैत में है और इंडिया में अनलिस्टेड है, इंडिया में उसका लिस्टिंग नहीं है, और कुवैत बेस्ड प्लेयर है, और दूसरे प्लेयर ये खुद हैं। तो जितने भी इस पूरे पीवी सेगमेंट में जितना भी ऑर्डर्स आता है, वो बेसिकली इन्हीं दो प्लेयर्स के पास आता है, इन्हीं दो प्लेयर्स के पास सबसे पहले इंक्वायरी के लिए आता है, और इनके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत सारे रहते हैं, और इनको उसमें से डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ऑर्डर ये लोग लें, कौन सा ऑर्डर ये लोग ना लें, क्योंकि अपनी करंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये लोग उतना ही ऑर्डर लेते हैं जितना ऑर्डर ये लोग टाइमली एग्जीक्यूट कर सकें। और अगर कंपटीशन वाइज देखा जाए तो इस फील्ड में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं इनके, जैसे कि पेनार इंडस्ट्रीज है, एवरेज इंडस्ट्रीज है, एमबी इंजीनियरिंग्स है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला है कि सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है, हमारा भी अलग स्पेशलाइजेशन है, और हमारे पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। आगे इन्होंने बोला कि लोग दो नए प्लांट और स्टार्ट कर रहे हैं, और जब ये दोनों प्लांट स्टार्ट हो जाएंगे तो इनकी जो कैपेसिटी है करेंटली 1,61,000 टन पर एनम की है, वो बढ़ के 2 लाख टन पर एनम की हो जाएगी। आगे मैनेजमेंट से पूछा गया इनके मार्केट शेयर गेनिंग के बारे में, तो इन्होंने बोला था कि हम लोग मार्केट शेयर बहुत तेजी से गेन कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 सालों के अंदर पूरा का पूरा मार्केट ही चेंज हो गया है। पहले ऑर्डर बहुत छोटे मिलते थे, लेकिन अब ऑर्डर साइज भी काफ़ी बड़ा हो गया है, और पहले लोग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स को उतना प्रेफर नहीं करते थे, लेकिन अब के डेट में सबको अपने प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट करने हैं, प्लस सबको अपना कॉस्ट का भी ध्यान देना है। तो जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स हैं उनमें ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है कस्टमर का, जल्दी भी पूरा होता है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है, और इसके अलावा पोल्यूशन भी नहीं होता है, और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्ड है वो पूरे के पूरे स्ट्रेंथ वाइज जो हाईली स्ट्रेंथ स्टील से बनते हैं, तो वो ड्यूरेबल होते हैं। इसके लिए सारे प्लेयर्स चाहते हैं कि आज के समय में जितने मेन प्लेयर्स हो सारे चाहते हैं कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब पीवी बिल्डिंग मटेरियल से यूज करके बनाए जाएं, और अब नई नई इंडस्ट्रीज भी आ रही है, जैसे सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फोन्स है, एंड लिथियम आयन बैटरीज है, रिन्यूएबल एनर्जीज है, तो इन सबको क्या है, मैसिव प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स है, एंड 2-3 सालों के अंदर पूरा का पूरा मार्केट चेंज हो गया है, और इनको ये लोग कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। इनका इनके बैलेंस शीट में 5 करोड़ का एक्स्ट्रा जो है कि अदर इनकम ऐड हुआ है, तो उसके बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अदर इनकम कहाँ से आया, तो मैनेजमेंट ने बताया कि इनको 2.5 करोड़, जो अभी इन्होंने लास्ट ईयर इन्होंने क्या अपना आईपीओ लेके आए थे, तो आईपीओ से कुछ पैसा इन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, और कुछ पैसा जो बचा था उसको इन्होंने एफडी कर दी थी, तो उस एफडी से इनको 2.5 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट मिला है। और इसके अलावा 10 साल पहले गवर्नमेंट को इन्होंने जो सर्विस टैक्स पे किया था, वो एक्चुअली इनका 10 साल से गवर्नमेंट के साथ कोर्ट केस चल रहा था, सर्विस टैक्स गवर्नमेंट ने इनसे ज़्यादा ले लिया था, तो वो सर्विस टैक्स इनसे इनको 2.5 करोड़ का इन्होंने ये कोर्ट में केस जीत गए हैं, और इनको 2.5 करोड़ का गवर्नमेंट से सर्विस टैक्स रिटर्न बैक मिल रहा है। तो ये दोनों मिला के इनका 5 करोड़ का जो है कि अदर इनकम इनके बैलेंस शीट में ऐड हो गई है, और मैनेजमेंट ने बोला है कि इसमें से 2.5 करोड़ का जो सर्विस टैक्स वाला है वो तो वन टाइम है, लेकिन जो 2.5 करोड़ हमको एफडी से रिटर्न मिला है वो आगे के क्वार्टर्स में भी हमारे बैलेंस शीट में ऐड होता रहेगा। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 2 नए प्लांट्स लगा रहे हैं, एक प्लांट इनका गुजरात में लोग लगा रहे हैं अभी, और दूसरा प्लांट ये लोग आंध्र प्रदेश में लगा रहे हैं। तो गुजरात वाला जो प्लांट है वो तो पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड कैपेक्स है, एंड जो आंध्र प्रदेश वाला प्लांट है वहाँ वो इनका ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, वहाँ पर इनका ऑलरेडी प्लांट है, और उसके बगल में इन्होंने कुछ लैंड एक्वायर की है, और उस लैंड पे ये लोग जो हैवी स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये लोग अभी तक क्या है कि ये लोग अभी तक जो सिंगल स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, स्टेट्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, मॉल्स हैं, और आपके जो एयरपोर्ट्स हैं, इन सब, और रेलवे स्टेशन को, इन सब प्रोजेक्ट तो ये लोग बनाते थे अब तक, लेकिन आगे इनका कहना है कि लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाले सेगमेंट में भी एंटर करेंगे, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाले सेगमेंट में एंटर करने के लिए इनको हैवी स्ट्रक्चर्स की जरूरत है, तो ये लोग एक नया प्लांट आंध्र प्रदेश में लगा रहे हैं, जहाँ पर ये लोग हैवी स्ट्रक्चर वाला सेगमेंट का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। आगे इन्होंने बोला कि जो इनका एक आंध्रा वाला प्लांट है और जो उत्तराखंड वाला प्लांट है, उत्तराखंड में किच्चा में इनका एक प्लांट है, ये दोनों ही प्लांट ट्रायल प्रोडक्शन में है,
और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये फुल फेज प्रोडक्शन में वहाँ से फुल फेज प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की गई कि इनको आगे कैसे अपॉर्चुनिटीज लगती है इस इंडस्ट्री में, तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये लोग कई सारे बिजनेस डेवलपमेंट्स कर रहे हैं एंड कई सारे जो हाई राइज स्टील स्ट्रक्चर है उसको ये लोग बना रहे हैं, डाटा सेंटर्स के लिए काम कर रहे हैं, मॉल्स के लिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन के लिए लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। और दुनिया में कोई भी कंट्री बिना स्टील के डेवलप नहीं कर सकती है। अगर आप चाइना से कंपेयर करें इंडिया का, तो चाइना का जो सॉरी जो चाइना का पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन है वो इंडिया के कंपैरिजन में 10x है, 10 गुना है। और अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड वाइड जो पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन है वो इंडिया की तुलना में लगभग 5 टाइम्स है। तो इंडिया में तो अभी बहुत नेसेंट स्टेज में ये इंडस्ट्री है और आने वाले समय में ये अभी इसमें क्या इनको गवर्नमेंट का भी पुश मिल रहा है। गवर्नमेंट भी आप देखें तो बहुत सारे वेयर हाउसेज बना रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बना रही है, रेलवे है, ब्रिजेज है, बहुत सारे इंफ्रा के प्रोजेक्ट बना रही है, वहाँ पर इनके प्रोजेक्ट यूज हो रहे हैं। तो इनको अभी ये इंडिया में ये जो इंडस्ट्री है नेसेंट स्टेज में दिखाई देती है और कमिंग फ्यूचर में अगले 15 से 20 सालों में आप देखेंगे कि यहाँ से इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। मैनेजमेंट को भी एक्सपेक्टेशन है और मैनेजमेंट बोल भी रहा है कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो और ये उसमें जैसे लीडिंग प्लेयर्स हैं तो इनका ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, इंडस्ट्री से ज़्यादा ये लोग ग्रो करेंगे। आगे इनसे इनके मोड के बारे में पूछा गया कि बिजनेस को लेके इस बिजनेस में इनका क्या मोड है, तो इन्होंने बोला था कि ये लोग जो पीवी सेगमेंट है इसमें पीछे 25 सालों से काम कर रहे हैं। इसके अलावा 25 साल पहले से और जो 25 साल से तो पीवी में काम कर रहे हैं, उसके पहले 15 सालों से ये लोग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाने में काम कर रहे हैं। जब ये लोग दूसरे बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाया करते थे तो लगभग 40 सालों से ये लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और इंडिया के जितने भी टॉप के ग्रुप्स है, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, बिरला हो या महिंद्रा हो या जो रिलायंस हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, कितने भी बड़े बड़े ग्रुप है, सारे ग्रुप के साथ ये लोग काम कर चुके हैं। और इनका जो मेनली इनके जो 60% क्लाइंट्स हैं वो इनके साथ मोर देन 5 ईयर से इनके साथ कंटिन्यूसली बिजनेस कर रहे हैं। और इनका जो 82% बिजनेस है वो इनके रिपीट कस्टमर से ही उनको वो ऑर्डर मिलता है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो कस्टमर के साथ जो ट्रस्ट है, जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग है, कई दशकों का एक्सपीरियंस है, कई दशकों का रिलेशनशिप है हमारा। तो हमारा ये एक मोट है, वो कस्टमर्स, वो क्लाइंट्स, उनको हम लोग जितना उनका रिक्वायरमेंट होता है उससे बढ़िया हम लोग उनको उनके प्रोजेक्ट में वैल्यू एडिशन डिलीवर करते हैं, तो वो हमको नहीं छोड़ते हैं और उनके साथ हमारा बिजनेस आगे भी कई डिकेड्स तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये हमारा एक तरीके का मोट है। और हम लोग अपने आप को पीवी सेक्टर का मर्सिडीज मानते हैं। मर्सिडीज ये लोग अपने आप को पीवी सेक्टर का मर्सिडीज मानते हैं क्योंकि ये हमेशा गुड वैल्यू एंड ग्रेट प्रोडक्ट्स डिलीवर करना चाहते हैं और डिलीवर करते भी हैं। तो दोस्तों ये था इनका पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल और आगे इनका वैल्यूएशन देख लेते हैं हम लोग। तो करंट में अगर आप देखें तो जो इनका मार्केट कैप है लगभग 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है और इनका करंट पीई देखें तो 30 है। करंट का पीई 30 है और इनका अगर लास्ट ईयर का रेवेन्यू देखें तो लास्ट ईयर FY25 में इन्होंने लगभग 1450 करोड़ 1454 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया था और जो टोटल रेवेन्यू आया था थ्रू आउट द ईयर। एंड अगर इनका जो अभी क्वार्टर फर्स्ट का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 26% का आया, तो अगर हम इनको पूरे लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था उसको 26% से ग्रो कर दें तो लगभग 1832 करोड़ 1832 करोड़ का हो जाता है। और इन्होंने बोला है कि इनका जो मार्जिन है 10% का रहेगा, तो 10% मार्जिन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 183 करोड़ का इनका पैट निकल के आता है। तो और अगर इनको इनके मार्केट कैप से इनको पैट से अगर डिवाइड कर दें तो इनका जो 1 ईयर फॉरवर्डेड पीई है वो निकल के आता है लगभग 19 के आसपास इनका फॉरवर्डेड पीई है। तो आपको 26% से ग्रो करने वाली कंपनी 19 के पीई पर अगर 1 ईयर फॉरवर्डेड पीई पर करेंटली अवेलेबल है तो ये बिजनेस डील काफ़ी अच्छी है। और मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल भी आप सुनेंगे, मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव अपने बिजनेस को लेके, अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को भी ये लोग बढ़ाना चाहते हैं। और इंडिया में इनको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि ये लोग उन ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग जितने ऑर्डर्स आते हैं उतने ये लोग लेते नहीं है, उनमें से काफ़ी सिलेक्टेड ऑर्डर ही लेते हैं और ये लोग अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। 2 नए प्लांट इनके करंटली जो है कि अभी फुल फेज में प्रोडक्शन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जो आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड वाला प्लांट है। इसके अलावा ये लोग 2 नए प्लांट्स और अभी लगाने के लिए बोल रहे हैं, एक गुजरात में लगा रहे हैं नया प्लांट, इसके अलावा एक आंध्रा में एक और प्लांट लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि लोग अपना करंटली कैपेसिटी भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, बिजनेस में अभी वैल्यूएशन भी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है और हर तरीके से देखा जाए तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। गवर्नमेंट का भी पुश मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा पुश मिल रहा है इनको और इनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। पहले एक्सेप्टेबिलिटी कम थी लेकिन अभी मैनेजमेंट बोला है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ रही है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। तो आप देखेंगे कि आगे चल के ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए काफ़ी पैसा बना सकता है।
तो बाकी आप लोग अपने डिसीजंस इसके बेस पर आप ले सकते हैं। और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें, आई विल श्योरली आंसर द ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।